हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 15 चैप्टर और उसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। यानी कि क्या कुछ जो घटनाएं होती हैं, घटती हैं, जो प्राकृतिक होती हैं, यानी कि सम नेचुरल फिनोमिना को। तो यह साइंस के सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी के 8th क्लास के 15th चैप्टर का यानी कि 15वें अध्याय का हम लोग अध्ययन इस वीडियो में करेंगे और जानेंगे कि तड़ित क्या है, ठीक है, यह कैसे इसका निर्माण होता है, भूकंप क्या है, इनका कैसे निर्माण होता है और कैसे इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है और इनसे इनके बचाव के क्या क्या उपाय हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो अब हम देखते हैं कि तड़ित क्या है। हमने पिछले ही क्लास में यानी कि 7th क्लास में ये पढ़ लिया है कि पवन क्या है, यानी कि हवाएं क्या है, तूफान क्या है, चक्रवात क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, इन सभी को पढ़ लिया है, इनसे होने वाली क्षति को भी पढ़ लिया है। और इसमें हम लाइटनिंग, भूकंप और जो भी ये और प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ही बिंदु पे यानी कि पहला ही टॉपिक है हमारा कि तड़ित क्या है, यानी कि लाइटनिंग क्या है, ठीक है। तो लाइटनिंग को देखते हैं। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। जब विद्युत के यानी कि खंभे जो होते हैं, तार जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं तो उन पर क्या होता है, जब वो टकराते हैं तो उन पर क्या होती है, चिंगारियां आती है। चिंगारी यानी कि छोटे छोटे आग की लपटें आपको दिखाई देंगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं, ठीक है। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। इनको भी हम देखे हैं कि जो भी आप प्लग होता है उनके सॉकेट से भी इस तरीके की चिंगारी आती है कभी कभी। तो अब देखते हैं कि तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। जो तड़ित क्या है, एक विशाल स्तर की चिंगारी है, विद्युत चिंगारी है, ठीक है। अब प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। क्या समझते थे, जब जानकारी इसकी नहीं थी, मतलब इन सभी चीज़ों को वैज्ञानिक तौर पर नहीं समझा जा सका था, तब की बात है कि वो लोग समझते थे कि भगवान अपना क्रोध उन पर इस तरीके से दिखा रहे हैं। अब वास्तव में यह हम जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है, ठीक है। तड़ित पैदा कब होती है, जब बादल में आवेश एकत्रित होता है, बादलों में आवेश एकत्रित होता है तो तड़ित पैदा होती है। अब हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई यह भगवान का प्रकोप नहीं होता है, बस ये क्या होता है, एक प्राकृतिक परिघटनाएं हैं जो बादल के बनने से और जो बारिश होती है उनके टकराने के बाद आवेशन होता है, उससे ये पैदा होती हैं। तो हम देखते हैं कि चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे, ठीक है, चिंगारियां यानी कि जिनके विषय में क्या करते थे, यूनानी पहले से जानते थे, ठीक है। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट, मतलब जो ग्रीक के लोग थे उनके बारे में, चिंगारी के बारे में जानते थे। अब 600 ईस्वी पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर यानी कि एक प्रकार की राल को फर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। यह क्या जानते थे कि एम्बर यानी कि एक प्रकार की राल को फर से रगड़ा जाता है तो क्या होती है, वह आकर्षित करती है हल्की वस्तु को। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। ये अमूमन होता है कि ऊनी कपड़े को अक्सर हम लोग खोलते हैं पहनने के बाद, तो क्या होता है, ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, यानी कि चट चट की आवाज़ आती है और हल्की लाइट भी आती है। इसको हम अनुभव कर चुके हैं, इन अनुभव अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं कि सन 1752 में, ठीक है, सन 1752 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक क्या है, एक ही परिघटना है। ये जो तड़ित है यानी कि जो लाइटनिंग होता है आकाश में, वो क्या है, और जो ये चिंगारी बनती है यानी कि कपड़ों से जो चिंगारी बनती है, ये सभी एक ही परिघटना है। परंतु इस तथ्य के साकार होने में कितना साल लग गया, लगभग 2000 वर्ष लगे, ठीक है। परंतु इस तथ्य को साकार होने में कितने लगे, 2000 वर्ष लगे, ठीक है। तो यानी कि लोग मानते नहीं थे इन खोजों को, इन सभी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते होंगे वो, ठीक है, कि इस तरीके से कैसे हो सकता है। अब हम क्या देखते हैं कि रगड़ द्वारा आवेशन, ठीक है, रगड़ यानी कि जब रबिंग होता है, कोई भी चीज़ रब करते हैं, हम उसको रगड़ते हैं, उसके द्वारा आवेशन होता है। उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, चार्जिंग बाई रबिंग, यानी कि रगड़ द्वारा आवेशन।
तो इनको अब हम कैसे समझ सकते हैं? इनको आप जैसे हाथ होता है, ठीक है, हाथ को भी आप रगड़ते हैं आपस में तो उससे क्या होता है, आवेशन होता है, यानी कि हीट उससे भी जनरेट होता है। अमूमन आप सर्दियों के मौसम में हाथ को रगड़ करके गाल वगैरह पे ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो यह क्यों होता है? हाथ को रगड़ने के बाद ये गर्म हो जाता है, उसके बाद इसको रखते हैं तो वो गर्म क्यों होता है? उस पर आवेश आता है, यानी कि उस पर क्या होता है, चार्ज जो है वो आ जाता है, यानी कि हीट करता है वह चार्ज आकर के आपके हाथों को। तो अब हम क्या देखते हैं कि जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। इन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? आवेशित वस्तुएं कहते हैं। अब रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार की घटनाएं हैं कि एक दूसरे से ये हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और उनके ऊपर ये चार्ज जो है वो, यानी कि जो आवेश है वह ट्रांसफ़र हो जाता है। और उसमें क्या करता है, अपने पिछले कक्षा में यानी कि पिछले क्लास में और इस क्लास के भी पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि क्या इसका होता है प्रभाव, ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है वह किस प्रकार से कार्य करता है और जो स्थिर वैद्युत बलें होती हैं वह किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो आपने इन सभी को पढ़ा है तो जरूर आप इसको समझ गए होंगे कि किस प्रकार से रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। अमूमन आप बाल पे कंघी को रगड़ के उससे छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े होते हैं उनको आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, ये आवेश चला जाता है, ये चार्ज चला जाता है। तो अब आगे देखते हैं कि आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया क्या होती है। अन्योन्य क्रिया क्या होती है कि ये अन्योन्य क्रिया यानी कि जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्जेज एंड देयर इंटरेक्शन। आवेशों के प्रकार क्या है, इनका टाइप्स क्या है, और फिर उनका इंटरेक्शन मतलब कि क्या होता है, कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि इस क्रियाकलाप के माध्यम से कि दो गुब्बारे फुलाइए, ठीक है, दो आपको गुब्बारे लेना है। अब इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि ये एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए। दोनों को क्या करना है, आपको किसी ऊनी कपड़े से रगड़ना है और इनको छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं, जब आप छोड़ते हैं तो आप इनमें देखेंगे कि आइए अब हम इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराते हैं, ठीक है। ये जो पेन के रिफिल हैं उनसे आप दोहराइए इसको। उसके बाद एक रिफिल को क्या करना है, एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए, ठीक है। दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से, आपको जो दूसरी रिफिल है उसको पॉलीथीन से क्या करना है, रगड़ना है तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाना है, इसके नज़दीक लाना है। जो पहले से आवेशित है उसके नज़दीक इसको लाना है। अब सावधान रहिए, रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुएं। जो रिफिल का आवेशित सिरा है उसको आप अपने हाथों से नहीं छुएं। क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? आप अब ये देखिए कि क्या उस रिफिल पर कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो हम देखते हैं कि क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, या अपने अपने पास ये खींचते हैं या अपने से दूर इसको धकेलते हैं। आप इन बातों को अनुभव कीजिए। अब हम देखते हैं कि इस क्रियाकलाप में हमें आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थीं। यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा। अब आइए इसका हम पता लगाते हैं। तो इसका हम पता लगाने पर यह पाते हैं कि एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और प्रेक्षित कीजिए। अब इसको आप प्रेक्षण इसका कीजिए, फिर आप क्या पाएंगे। आइए इन प्रेक्षणों का सारांश करें, इनको हम मतलब देखें कि क्या कुछ हुआ था। तो हम पाते हैं कि एक आवेशित गुब्बारे से दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, यानी कि उसको दूर हटाता है। एक आवेशित गुब्बारे ने क्या किया कि दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया, हटा दिया, अलग किया। अब एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, उसको भी उसने क्या किया, हटा दिया। परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को क्या किया, आकर्षित किया। यानी कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और जो एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं वो उसको अलग हटाती हैं, यानी कि डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो
तो अब हम क्या कर देखते हैं कि क्या फिर हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब आवेश को पता लगाना है कि आवेश कितने तरह के होते हैं। अब आप इन बातों को कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय जो चीज़ें हैं, मतलब एक ही समान की चीज़ें हैं, वो क्या करती हैं, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब एक ही प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अर्थात दूर हटाते हैं। जबकि विजातीय जो विजातीय होते हैं यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, वे आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो दूसरे अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं उनके क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जो एक ही तरह की हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे से धक्का देती हैं, उनको धक्का दे करके हटाती हैं। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि मान्यता के अनुसार, ठीक है, मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को हम धन आवेश कहते हैं, और जो एक अन्य आवेश, अन्य प्रकार के आवेश को हम क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसको हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। और जो रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश होती है वह धन आवेश होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, अब रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। क्या होते हैं ये, जो आप रगड़ने पर उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश वो स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। ठीक है, वे क्या करते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। जब यानी कि ये जो चार्ज होता है, ठीक है, तो क्या होता है, विद्युत धारा बनती है। चार्ज जब गति करता है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में होता है तो क्या बनती है, विद्युत धारा बनती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ठीक है, अब परिपथ में प्रवाहित होने वाली वह विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का ही प्रवाह, आवेश का ही प्रवाह है। वो क्या है कि परिपथ में, यानी कि जो वो परिपथ होता है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है, ठीक है, यानी कि बल्ब जल जाता है अथवा तार गर्म हो जाता है, और कुछ नहीं है वरन क्या है, वह सिर्फ और सिर्फ आवेशों का प्रवाह है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेज है। ठीक है, यानी कि वह क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वह आवेश का प्रवाह है और कुछ भी नहीं है। अब हम देखते हैं आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, आवेश का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो होता है वह किस प्रकार से होता है। तो अब हम इस क्रियाकलाप को पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि ये किस प्रकार से कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो हम देखते हैं कि मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए। ठीक है, जो मुरब्बा होता है उसकी एक खाली बोतल लीजिए। अब मुरब्बे की खाली बोतल लेके आपको क्या करना है, बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। उसका जो बोतल का मुंह है उसके साइज से कुछ बड़ा गत्ता का टुकड़ा लीजिए। अब इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। इसको इस प्रकार से बनाना है कि इसमें धातु की पेपर क्लिप जो है वो आसानी से घुसाई जा सके। अब चित्र जो है यानी कि 15.4 में दर्शाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। ठीक है, एल्युमिनियम की पन्नी जो है उसको लगभग यानी कि 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटिए। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है कि इसमें आप इसको डाल सके, अंदर डाल सके। इसको ढक्कन इस पर रख देना है। ये आप एक तरह से समझिए कि कंटेनर आपको लेना है छोटा सा, और उसमें क्या करना है, गत्ता रख करके इन क्लिप को अंदर डालना है। ठीक है, इस प्रकार से इनको समायोजित करना है उसमें। अब हम क्या देखते हैं कि गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस तरह से घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे, यानी कि उसके लंबवत रहे, वो खड़ा रहे। ठीक है, अब रिफिल को आवेशित कीजिए। रिफिल को क्या करना है, आपको आवेशित करना है तथा इस पेपर क्लिप के सारे सिरे जो हैं उनको स्पर्श कीजिए। जो पेपर क्लिप है उसका सिरा को छूइए, अप्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है। अब आप अनुभव कीजिए कि क्या होता है। क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है, जो पन्नी की पट्टियां हैं उन पर कोई प्रभाव पड़ता है, क्या ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं अथवा नहीं करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं अथवा आकर्षित करती हैं, ये देखना है। अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य जो आवेशित वस्तु है उनको स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की जो पट्टियां हैं वो समान रूप से व्यवहार करती हैं,
क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचानने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। अब ये सारी चीज़ें आपको खुद से यह समझना है कि आप इन चीज़ों का उपयोग इनके ये पता लगाने में कर सकते हैं कि नहीं कि कोई भी वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। क्या आप इनको इसके लिए तैयार कर सकते हैं कि नहीं, कि हाँ कोई भी वस्तु को ये जानना हो कि यह आवेशित है कि नहीं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अब यह भी आपको पता लगाना है कि क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती हैं। यानी कि यह समझ में आ चुका है कि जो पन्नी की पट्टियां हैं वो क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। क्या आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की जो पट्टियां हैं एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित करती हैं। अब आइए हम देखते हैं यहाँ। अब देखते हैं हम कि एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। ठीक है, ये जो है आवेशित रिफिल से यह क्या करती हैं, जो ये क्लिप है आपकी पेपर क्लिप से क्या करती हैं, ये आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। अब आपको क्या देखना है कि याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत का अच्छा चालक होती हैं, यानी कि गुड कंडक्टर होती हैं। अब समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। जो समान यानी कि सेम इलेक्ट्रिक चार्ज जिनमें होता है, सेम यानी कि इलेक्ट्रिक क्या कोई भी चार्ज जब होता है, सेम चार्ज वाली पट्टियां क्या होती हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी कि हटाती हैं, दूर ढकेलती हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस प्रकार की जो ये सरल विद्युतदर्शी है, ये आप बना करके ये पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को हम विद्युतदर्शी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, यानी कि विद्युतदर्शी कहते हैं। अब इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसको आप जो धात्विक चालक है, यानी कि जो मेटल चार्ज है, ठीक है, मेटल आपका कंडक्टर है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें यह जानकारी मिल जाती है कि जो विद्युत आवेश है उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक के द्वारा, यानी कि जो कंडक्टर है उसमें हम उसको भेज सकते हैं, उसके द्वारा हम भेज सकते हैं। अब क्या करते हैं कि पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। जो पेपर क्लिप का सिरा है उसको आप धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर्तन देखेंगे। क्या परिवर्तन देखेंगे, वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। वे क्या करती हैं, अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। अब पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराइए। फिर से आपको इसको दोहराना है और यह देखना है कि हर बार आप यही देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। क्या होती हैं कि जैसे ही आप इसको हाथ से स्पर्श करते हैं, वे जो पेपर क्लिप की पट्टियां हैं वो क्या करती हैं, पन्नी में जो लगी हुई हैं पन्नी की पट्टियां सिमट जाती हैं। इसका कारण यह है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, यह हमारे शरीर से होकर के पृथ्वी में चला जाता है, यानी कि उधर को ट्रांसफर हो जाता है। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित हैं, यानी कि उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो डिस्चार्ज्ड है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि अनावेशित है। अब किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। भू संपर्कण इनको हम बोलते हैं, यानी कि अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को हम भू संपर्कण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विद्युत धारा के किसी भी कारण से, ठीक है, यानी कि जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, कि किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भू संपर्कण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, यानी कि जो अर्थिंग की व्यवस्था है वह की जाती है। अब तड़ित की कहानी क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं कि इसका स्टोरी क्या है। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, यानी कि तड़ित की कहानी क्या है। यह पहले तो ऐसा माना जाता था, क्या माना जाता था, आपने पढ़ा है ऊपर, कि इनको ऐसा माना जाता था कि ये बस भगवान क्रोधित हो गए और ये होने लगते हैं।
और तड़ित जो है यानी कि बिजली जो है हमारे ऊपर गिर जाती है। तो ये बातें नहीं है, ये क्या है, एक प्राकृतिक परिघटना है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि हमारे ऊपर होता है और जानकारी से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि गरज वाले तूफान के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं। ये हम देखते हैं कि जो गरज वाले तूफान जब बनते हैं उस समय क्या होता है, वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। जल की बूंदें कहाँ आती हैं, नीचे की ओर आती हैं, और वायु की जो धाराएं हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं। ठीक है, अब इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्कन होता है। जो चार्ज होते हैं उनका क्या होता है, पृथक्कन होता है, यानी कि अलगाव होता है। अब इस प्रक्रिया द्वारा, जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके हैं, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं। क्या होते हैं, उसके ऊपर क्या होते हैं, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट क्या होते हैं, धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वह एकत्र हो जाते हैं, तथा ऋण आवेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि जो बादल का ऊपरी किनारा है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एकत्रित हो जाता है, और जो उसका ये होता है, तथा जो बादल का जो निचला सिरा होता है, निचला किनारा होता है, उस पर ऋण आवेश संचित हो जाता है। अब धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। धरती के निकट भी क्या होता है, धन आवेश का संचय होता है। अब हम क्या देखते हैं, धन आवेश का संचय क्या होता है, धरती के नीचे भी होता है। अब जब संचित आवेश का परिमाण जो होता है अत्यधिक हो जाता है, क्या होता है, जब यानी कि जो संचित आवेश है उसका परिमाण जब ज़्यादा हो जाता है, तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। उसके यानी कि आवेश का जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, उसको नहीं रोक पाती है। अब ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा क्या होती हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रकाश की चमकीली धारियों के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड उत्पन्न होती है। इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत विसर्जन कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि आप गरज के साथ जो देखते हैं तड़ित आती है हमारे पास, इसको हम पूरा ये जो परिघटनाएं हैं, ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलने के बाद प्रकाश की जो चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती हैं, इसको हम बोलते हैं। यह तड़ित के रूप में हमारे पास आती है, हमें देखने को मिलता है। और इसकी जो प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकते हैं। ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो ये जो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया है, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जो प्रक्रिया होती है, वो कहाँ कहाँ हो सकती है, ये दो अथवा अधिक बादल, जो दो या अधिक बादल हैं उनके बीच, अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या है कि जो इस तरीके की धारणा है कि भगवान क्रोधित हो जाते हैं और ऐसा होता है, तो वो मिथक हो जाता है, एक तरह से झूठा हो जाता है। यानी यह क्या है, एक प्राकृतिक परिघटना है, यानी कि नेचुरल फिनोमिना है। अब हम देखते हैं कि इससे सुरक्षा कैसे कर सकते हैं हम अपने आप को। ठीक है, यानी कि जो तड़ित है उससे सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, ये लाइटनिंग सेफ्टी क्या है, अब हम इस पे बात करते हैं कि इसका सेफ्टी क्या है। अब तड़ित एवं झांझा गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी जो खुला स्थान है, यानी कि आप खुले मैदान में हैं या खुले ऐसे ही सड़क पे जा रहे हैं, तो ये सारे स्थान क्या होते हैं, आपके लिए सुरक्षित नहीं होते हैं। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है, यानी कि यह आपके लिए एक अलर्ट जारी किया जा रहा है। जैसे ही आप गरज सुन रहे हैं, आप कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ये आपको बताया जा रहा है कि जो गरज है एक तरह से क्या है, अलर्ट है। अब अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कर लीजिए, यानी कि आपको पता कैसे चलेगा भाई कि ये अंतिम गर्जना थी। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी जब गर्जन सुनते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद वहां रुक करके आप प्रतीक्षा कर लें कि ये जो गर्जना है अंतिम थी या और भी कुछ होने वाला है, और भी जो गर्जन है वह सुनाई हमें दे रहा। तो उसके बाद ही आप वहां से कहीं सुरक्षित स्थान से आप निकलें, या कहीं भी आप यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा को
प्रारंभ करें। अब हम देख रहे हैं कि सुरक्षित स्थान का पता लगाना। कैसे समझेंगे कि ये भाई सुरक्षित स्थान है? फाइंडिंग अ सेफ प्लेस क्या है हमारे लिए, माने कि हम कैसे उसको जानेंगे कि हमारे लिए कौन सा स्थान सेफ है, ठीक है। तो अब हम यह देखते हैं कि कोई मकान अथवा वाहन जो है, भवन जो है, वह क्या है? सुरक्षित स्थान है। कोई मकान अथवा भवन, ठीक है, यानी कि कोई भी बिल्डिंग है वह सुरक्षित स्थान होता है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। यानी कि ये क्या है कि जब भी आप सफ़र कर रहे हो तो उसके आप खिड़कियों को बंद कर लें, ठीक है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। यानी कि अगर खुली भी हैं और ऐसी गर्जना आप सुनते हैं तो आप इनको बंद कर लें। अब तड़ित झांझा के समय क्या करें और क्या ना करें, ठीक है। यानी कि जब तड़ित झांझा होती है उस समय इंसान को क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि डूज एंड डोंट ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि बाहर खुले में, अगर आप बाहर खुले में हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित नहीं है। ये सारी चीज़ें यानी कि खुली हुई हैं, इनके दरवाजे खुले हुए हैं या खिड़कियां खुली हुए हैं तो ये सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। ये सभी क्या है कि जो ऊंचे स्थान है, यानी कि आप पार्क में भी हैं और वृक्ष के पास हैं, तो ये सभी क्या है? हमारे लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। अब तड़ित झांझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं होता। यानी कि जो धातु होता है, छाता अमूमन धातु का होता है और उससे क्या होता है, आपको अर्थिंग मिल सकता है। इसलिए आप जो खुले छाते हैं उनको आप ले करके इस तरीके से बारिश में ना चलें। यानी कि जो झांझा है यानी कि तड़ित है, लाइटनिंग है, उस समय इस तरीके से ना चलें। अब हम क्या देखते हैं, यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए, ठीक है। यानी कि जितना बड़ा वृक्ष होगा वो क्या होगा, उतना ही जल्दी आकर्षित करेगा उसको, ठीक है, लाइटनिंग को। इसलिए क्या सलाह दी जाती है कि आप छोटे वृक्ष के नीचे खड़ा हो। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर, यानी कि आप क्या करें, वृक्ष के नीचे नहीं रहें, सभी वृक्षों से आप क्या करें, दूरी बना लें। यानी कि यहाँ पे फिर से मैं इसको आपको दोहराता हूँ कि यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है, यानी कि कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ आप रुक सकें, तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर क्या करें, आप खड़े रहें। अब जमीन पर न लेटें, जमीन पर लेटने के लिए भी आपको नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। जमीन पर क्या करें, आप सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे। इस मतलब आपको ऐसी संरचना आप बना लें तो आप क्या होंगे, उसके लिए एक लघुतम लक्ष्य होंगे, यानी कि उसका जो ट्रिगर पॉइंट होगा यानी आप वो कम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैठ करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। जहाँ कोई भी आपके लिए भवन या कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ आप छुप सकें और खाली मैदान में है तो आप ऐसे हो करके सिमट करके बैठ सकते हैं, ठीक है, ऐसी संरचना बना करके। अब घर के भीतर आपको क्या करना है, जब आप घर के भीतर हैं तो आप क्या करें, तो तड़ित टेलीफोनों के तारों, ठीक है, तड़ित टेलीफोनों के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। इस तरीके से क्या होता है कि ये विद्युत तार, टेलीफोन के तार और धातु के पाइप होते हैं, उन पर ये आघात कर सकती हैं। क्या आपको याद है कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। तड़ित क्या है, एक विद्युत विसर्जन है। अब तड़ित झांझा के समय हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए, यानी कि टच नहीं करना चाहिए। अब ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है, ठीक है। ये मोबाइल फ़ोन या बिना, जिसमें आपकी कोई वायर नहीं लगी रहती है, उनका उपयोग क्या होता है, सुरक्षित होता है। अब हम देखते हैं, परंतु यह बुद्धिमानी पूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा हो। यानी कि आपके लिए यह भी फ़ायदेमंद नहीं है कि आप यदि मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हो और सामने से आपने लैंडलाइन या किसी अन्य ऐसे टेलीफोन पे
फ़ोन लगाया है जिससे क्या होता है उधर का व्यक्ति क्या हो, तार वाला फ़ोन हो, यानी कि वो उसके जो टेलीफोन हो वो तार से जुड़े हों, तो उस वैसे व्यक्ति को फ़ोन नहीं करना चाहिए उस समय और उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झांझा के समय स्नान से बचना चाहिए, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, बहता हुआ पानी यानी कि कहीं स्नान कर रहे हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट के से निकाल देना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए, सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती है। जो ये विद्युत बल्ब हैं यानी कि जो ट्यूबलाइट हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब है, इन सभी को आप जला कर रख सकते हैं, इनसे कोई हानि नहीं हो सकती है। तो क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम जान रहे हैं। अब तड़ित चालक, ठीक है, यानी कि जो लाइटनिंग होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आउटसाइड और क्या है, इनसाइड द हाउस आपने देखा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अभी हम देखते हैं कि तड़ित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। ये हम करते हैं अमूमन, जो भवन होते हैं या जो मंदिर होते हैं, ऊंचे टावर होते हैं, उन पर ये चीज़ें लगाई जाती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवार में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। धातु की छड़ क्या की जाती है, स्थापित कर दी जाती है। अब इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है। इस छड़ का जो एक सिरा है उसको हम क्या करते हैं, वायु में खुला रखते हैं तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। दूसरे सिरे को क्या करते हैं, जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। अब धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है, यानी कि इससे हो करके क्या होता है, सीधा वो जमीन के अंदर चला जाता है। अब भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं, परंतु तड़ित झांझा के समय इन्हें स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से क्या होता है, ये तड़ित चालक होता है, ठीक है, यानी कि भवन पर इस तरीके से लगा होता है। अब ये नीचे एकदम जमीन में सटा रहता है, ठीक है, और यह एक तरह से समझे तो अर्थ प्रदान करता है इसको नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको बचाया जा सकता है, किसी भवन को तड़ित चालक लगा करके, यानी कि जो लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं उनको लगा करके। तो अब हम देखते हैं भूकंप के बारे में, ठीक है, यानी कि जो अर्थक्वेक्स होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं ये क्या होते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है, यानी कि जो चक्रवात होते हैं, पवन होते हैं, तूफान होते हैं, इनको हमने पढ़ा है। अब इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं कि क्या लाइटनिंग होता है, क्या भूकंप होते हैं और इनका आवेशन कैसे होता है। तो भूकंप को देखते हैं, यानी कि अर्थक्वेक क्या होता है। ये प्राकृतिक परिघटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। ये क्या कर सकती हैं, बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। इनकी मतलब ऐसा साइंस ने हमारे डेवलप कर लिया है, हमारे साइंस ने, कि अब क्या होता है, भविष्यवाणी कुछ हो जाती है जिससे कुछ हद तक हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम अपनी हानि को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झांझा के बारे में चेतावनी दे सकता है। मौसम विभाग क्या कर सकता है, कुछ क्षेत्रों में बन रहे तड़ित झांझा के बारे में चेतावनी हमें दे सकता है। अब क्या है कि कुछ ऐसी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं जिनके बारे में क्या है, अभी तक कोई भी भविष्यवाणी नहीं हो सकती है, ठीक है। अब यद्यपि एक ऐसी घटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी और भी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, यानी कि नेचुरल फिनोमिनाज हैं, जिनके बारे में हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते और उनका कब वो आएंगे सामने, कब वो जो यानी कि खतरनाक परिणाम है वो हमारे सामने ला देंगे, ये हमें नहीं पता होता है। अब हम क्या देखते हैं कि यह है भूकंप, और इस तरीके का जो है जिसका अभी भविष्यवाणी जिसकी नहीं कर सकते हम, उसमें से एक है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जन जीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। यह क्या करता है, विशाल यानी कि बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचा सकता है जन जीवन का, यानी कि इंसानी जीवन का, और जो संपत्ति हैं यानी कि जो भी घरेलू संपत्तियां होती हैं या जो मवेशी वगैरह होते हैं, उनको यह बहुत भारी क्षति पहुंचा सकता है। अब हम यह देखते हैं
कि कुछ जो ऐसी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में देखते हैं। अब 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर, ठीक है, कि उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। कहाँ आया था? उरी में और तथा तंगधार में यह बहुत बड़ा एक भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिला में, ठीक है, इससे पहले जो भूकंप आया था वह गुजरात के भुज जिला में आया था, जो 26 जनवरी 2001 को बड़ा बड़ा भूकंप आया था। और इससे क्या हुआ था, हमारे पूरे जनजीवन तबाह हो गया था। ये कश्मीर में जो भूकंप आया था उसका ये चित्र है, ठीक है। इस तरीके से जो कश्मीर में भूकंप आया था उसका यहाँ पे चित्र दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं कि कितना विनाशकारी होता है, ठीक है। तो कश्मीर के ये उरी और तंगधार का जो इलाका है उसमें यह भूकंप आया था और इसने क्या किया था, बहुत तबाही मचाया था। अब हम देखते हैं कि भूकंप क्या होता है, ठीक है, भूकंप कैसे आता है, भूकंप क्या होता है। तो यह देखते हैं कि व्हाट इज एन अर्थक्वेक। अब भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है, क्या होता है, यह बहुत कम समय तक रहता है। अगर ज़्यादा समय तक रह जाएगा तो आप इसकी जो विनाशकारी प्रभाव है उनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी तबाही ला सकते हैं। तो यह बहुत कम समय तक रहता है और पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है, ठीक है। अब यह पृथ्वी की भूपर पट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। क्या होता है, यहाँ पे कुछ डिस्टरबेंस होता है पृथ्वी के जो भीतर, भूपर पट्टी के भीतर, यानी कि जो प्लेट्स हैं, अर्थ के जो प्लेट्स हैं उनके भीतर क्या होता है, एक गड़बड़ होता है, यानी कि डिस्टरबेंस होता है कुछ, ठीक है, विक्षोभ होता है, इसके कारण यह उत्पन्न होता है। अब भूकंप हर समय सब जगह पर आते रहते हैं। भूकंप क्या क्या है कि वह हर समय और हर जगह पर यह आते रहता है। बस इसकी तीव्रता का जो आकलन होता है, तीव्रता के आधार पर क्या होता है, यह विनाश उत्पन्न करता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जा सकता है, हम इनको पहले पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब विशाल भूकंप बहुत कम आते हैं, जो बड़े पैमाने पर जो यानी कि विशाल भूकंप होते हैं वो बहुत कम आते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को क्या करते हैं, असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। ये जैसे ब्रिज वगैरह होते हैं बड़े बड़े और बांध होते हैं, डैम वगैरह होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनके जीवन तथा संपत्ति का विशाल, इनसे क्या होता है कि जीवन का और संपत्ति का विशाल क्षति होता है, हानि हो सकती है। अब भूकंपों से बाढ़, ठीक है, भूकंप से क्या आ सकते हैं, बाढ़ आ सकते हैं, भूस्खलन हो सकता है तथा सुनामी आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्र में अपार हानि हुई थी। जो सी कोस्ट एरियाज हैं उनमें क्या हुआ था, विशाल क्षति, यानी कि उनको विशाल बहुत भारी मात्रा में हानि हुई थी। तो अब भूकंप के क्या कारण हैं, ठीक है, यानी कि इनके क्या काउजेज हैं, ठीक है। अब यह देखते हैं कि व्हाट काउजेज एन अर्थक्वेक, इनके क्या कारण हैं। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी क्या है, बहुत सारे प्लेटों से मिल करके बनी है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं, ठीक, क्या होता है ये हम जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की, यानी कि जो सबसे नीचे हैं, निचली परतें हैं, उनमें क्या होता है, उनकी सतहें हैं, उसकी गहराई में कुछ गड़बड़ी होता है, यानी कि डिस्टरबेंस होता है, इसके कारण भूस्पंदन आता है, ठीक है। यानी कि ये जो क्या होता है, वेव है एक तरह से, ठीक है, यानी कि जो हम देखते हैं यह क्या होता है, एक तरीके से विक्षोभ है, वेव है, तरंग है, ठीक है। तो यही आने के कारण, यही होने के कारण इसमें क्या होता है, भूकंप आते हैं। अब पृथ्वी की इस परत को भूपर पट्टी हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, यानी कि क्रस्ट कहते हैं। ये जो होता है यह क्रस्ट होता है, भूपर पट्टी होता है। इस प्रकार से जो संरचनाएं होती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपरी परत है ऐसे जो बनी हुई है, भूपर पट्टी है, ठीक है, और एक प्रवार है, ठीक है, क्या है, प्रवार है, यानी कि इसका जो मेंटल है, ये जो बीच का परत है, और फिर बाह्य परत होता है, आउटर कोर होता है। ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, बाह्य क्रोड होता है, ठीक है, यानी कि आउटर कोर होता है। और आंतरिक क्रोड है एक, जो ये येलो कलर का आप देख रहे हैं, ये आंतरिक क्रोड है, यानी कि इनर कोर है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की संरचना है। और हम देखते हैं कि पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, जो ये लेयर्स हैं, ठीक है, ये पूरे जो लेयर्स हैं, यानी कि आप एक यहाँ ये जो हल्का दिख रहा है पट्टी आपको, ये क्या है, भूपर पट्टी है।
और ये जो बीच की पट्टी है ये क्या है, प्रवार है, यानी कि, और इसके नीचे की जो पट्टी है वो थोड़ी आप डार्क देख रहे होंगे, वह बाह्य क्रोड है, और जो एकदम नीचे की परत है यानी कि येलो कलर की, वह क्या है, आंतरिक क्रोड है। यानी कि भूपर पट्टी अर्थात क्रस्ट, प्रवार अर्थात मेंटल, और जो बाह्य क्रोड यानी कि आउटर कोर, और आंतरिक क्रोड यानी कि इनर कोर, इस तरीके से पृथ्वी की संरचना होती है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी की तो यह संरचना हो गई, लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है। ठीक है, यानी कि ये पूरा एक ही साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। हम यह देखते हैं कि यह क्या है, टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं, हम प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। अब यही मेन रीजन होता है भूकंप का। ये प्लेट क्या करते रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, हमेशा मूवमेंट करते हैं। अब जब ये एक दूसरे से रगड़ खाते हैं अथवा टकराते हैं तो ही ये क्या होता है, भूकंप आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस प्रकार से इनको हम पता लगा सकते हैं। ये आप यहाँ पे ये पूरा जो फिगर है इसको ध्यान से आप देखें, ये प्लेट है, यानी कि ये यूरेशियन प्लेट है, फिर यहाँ है इंडियन प्लेट, और इधर है अरबियन प्लेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्लेटें क्या हैं, आपस में टकराती हैं, ये हमेशा मूवमेंट में रहती हैं, ये गति करती हुई रहती हैं, और यह गति करते करते क्या करती हैं, रगड़ खाती हैं या टकराती हैं, तो जाकर के क्या होता है, एक वेव यानी कि तरंग पैदा होता है, और इसी से भूकंप आता है। ये प्लेट एक दूसरे के नीचे क्या करते हैं, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चलती जाती है, क्या होती है, चली जाती है। एक प्लेट जो होता है वह दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, जो तो इसके कारण भूपर्पट्टी में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। यह विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के कारण बन जाते हैं और भूकंप के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो प्लेटें हैं वो ऐसे अंदर आ जाती हैं और ये ऊपर चढ़ जाते हैं टकराने के बाद। तो यही क्या होता है, भूकंप का कारण बनता है, और ये हमारे तरफ भूकंप के रूप में सामने आती हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि रगड़ाते हैं, यानी कि इस तरीके से ये जब गति करेंगे, मोशन करेंगे, तो क्या होगा, इनमें रगड़ होगा। ये रगड़ा करके क्या होती हैं, ये पृथ्वी की प्लेटें, गतियाँ इनकी हैं, ये आप यहाँ से बढ़िया से समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ये टकराती हैं यहाँ, और इधर इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये क्या होती हैं, रगड़ खाती हैं, यानी कि क्रॉस करके एक दूसरे को हल्की क्रॉस करके निकल जाती हैं। तो ये क्या होता है, भूकंप आता है। अब यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, ठीक है, क्या होता है, हम कारण तो इनके निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकें। यानी कि हम अभी, हमारा जो साइंस है इतना डेवलप नहीं हुआ है अभी कि इनके कारण को पता लगा सके और एग्जैक्ट जो इनका लोकेशन है उसको पता लगा सके। ठीक है, कारण, माफ कीजिएगा, कारण तो हमको पता है, लेकिन इनका एग्जैक्ट जो लोकेशन होता है वो हम नहीं बता सकते और समय नहीं बता सकते हैं। अब पृथ्वी पर भूस्पंद, ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी ये भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी ये हो सकते हैं। ठीक है, ये किस किस कारण से हो सकते हैं, तो पृथ्वी पर जो भूस्पंद होता है, यानी कि ये जो ज्वालामुखी के फटने से भी हो सकता है, अब किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने पर भी हो सकता है, अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। यानी कि जो टेस्ट होते हैं, परमाणु वगैरह के जो टेस्ट होते हैं, इनसे भी क्या हो सकता है, ये चीज़ें, भूकंप यानी कि आ सकता है। ठीक है, भूकंप हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं और किस प्रकार से ये भूकंप आते हैं और कब आते हैं ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन किस कारण से होते हैं ये हमें पता होता है। अब क्या देखते हैं कि परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण आते हैं। जो अधिकांश भूकंप आते हैं वो किस कारण आते हैं, तो पृथ्वी की जो प्लेट है, ठीक है, उसके गति के कारण और टकराने के कारण या रगड़ खाने के कारण वो आते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि भूकंप जो होता है, ठीक है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा आप एक तरह से इसको भूकंप के रूप में परिभाषित कर रहे हैं कि ये जब प्लेटें टकरा रही हैं तो भूकंप आ रहे हैं, ये जो रगड़ खा रही हैं तो भूकंप आ रहा है। अब भूकंप की प्लेटें क्या होती हैं, प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं भूकंप। अब अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, जहाँ प्लेट की सीमा की क्या होते हैं, प्लेटों की जो सीमाएं होती हैं वह दुर्बल क्षेत्र होता है, यानी कि मान लेते हैं वो क्षेत्र जो है वो पतला है, तो क्या होता है, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। अब इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, भूकंपी क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ये क्या है, सिस्मिक जोन है। ठीक है,
और भ्रंश क्षेत्र कहा जाता है, अथवा भ्रंश क्षेत्र यानी कि फॉल्ट जोन है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कौन कौन से हैं इंडिया के। तो ये हैं यानी कि जो कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है, और पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय का यानी कि हिमालय का जो क्षेत्र होता है वह है, और समस्त उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, और कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान भी इसके क्षेत्र हैं। अब दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। ये क्या है, दक्षिण भारत के जो कुछ क्षेत्र हैं वो भी इसके चपेट में आ सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये जो हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है, और ये गंगा के मैदान हैं, ये सभी जो हैं क्या हैं, भूकंपी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी जो प्लेटें हैं आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपस में टकरा जाएंगी, यानी कि इनका क्या है कि यहाँ पर परतें क्या है, कमज़ोर हैं, ठीक है। पृथ्वी की परतें, एक तरह से इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी की परतें जो है वो कमज़ोर हैं। अब किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल पर इसको व्यक्त किया जाता है, पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अब अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिएक्टर पैमाने पर परिणाम जो होता है, परिमाण जो होता है वह 7 से अधिक होता है, ठीक है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण कितना था, 7.5 से अधिक था, ठीक है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि 7 से ऊपर वाले जो भूकंप होते हैं वो क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। अब भूस्पंद, पृथ्वी की भूस्पंद जो होता है, ठीक है, वह कब होता है, यानी कि जो भूकंपी तरंगे हैं वह यानी कि सिस्मिक वेव जो होती हैं वह किस प्रकार से आती हैं। तो हम यह देखते हैं कि जो भूस्पंद है वह पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करता है, वेव उत्पन्न करता है। इन तरंगों को हम क्या कहते हैं, भूकंपी तरंग कहते हैं, ठीक है। इन तरंगों को हम सिस्मिक वेव कहते हैं। अब इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। इसको हम सिस्मोग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। उससे हम इसको मापते हैं सिस्मोग्राफ से। तो अब हम देखते हैं कि यह उपकरण मात्र एक कंपायमान छड़ अथवा लोलक होता है। क्या होता है, यह एक कंपायमान यानी कि कंपन करता हुआ एक छड़ तथा कंपायमान छड़ होता है, यह लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन करने लगता है। क्या होता है, भूस्पंद आने पर यानी कि जो वेव आते हैं उनके आने पर यह क्या करता है, कंपन करने लगता है। इसके कंपायमान तंत्र के साथ एक पेन जुड़ा होता है। जो कंपायमान तंत्र होता है उसके साथ एक पेन जुड़ा रहता है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड करता है, भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। अब इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं। जैसा कि चित्र 15.14 में दिखाया गया है, वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं, ठीक है। वह कितना भूकंप क्षति पहुंचाएगा इसका वो अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो भूकंप का चित्र है, ठीक है। ये क्या है, भूकंप का चित्र है, फोकस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पूरा चित्र है इसको, ये भूकंपी तरंगे हैं यानी कि जो सिस्मिक वेव्स हैं, ये जैसे ये आप देख रहे हैं गोल गोल जैसी, आप देख रहे हैं अभिकेंद्र है यानी कि यहाँ पे केंद्र है इसका, ठीक है। ये क्या है, अधिकेंद्र है यानी कि ये जो है इपिक सेंटर है, ठीक है, इनका केंद्र है ये। अब ये देखते हैं कि ये पृथ्वी के पृष्ठ हैं, ठीक है, यानी कि ये अर्थ का सरफेस है हमारा, ये फोकस है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी के अंदर जो कुछ हलचल होता है और इसके किस एरिया में हलचल होता है, ये सारा चीज़ इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जो यानी कि जो सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है, उससे किस तरह से भूकंप लेखी जो उपकरण होता है उसका फिगर किस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यही एक यानी कि बहुत ही साधारण सा ये यंत्र होता है जो यह पता लगा लेता है कि इसकी किस प्रकार से जो वेव हैं, तरंगे हैं, वो आ रही हैं और कितना हानिकारक है। तो इस तरीके से ये एक स्तंभ होता है, ठीक है, एक स्तंभ से ये जुड़े होते हैं और यहीं पे एक पेन लगा रहता है। ये पेन आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेन लगा रहता है, ये रोलर है। अब ये रोलर चलता रहता है और यही पेन क्या करता है, दोलन करता है, और ये इस पर से आप देख सकते हैं जैसे ECG वगैरह के जो यानी कि खांचे होते हैं उस प्रकार से बन जाता है। अब इसी का अध्ययन करके वैज्ञानिक क्या करते हैं, यह पता लगा लेते हैं कि किस प्रकार से ये डोरी है, ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग है, और टेक है यानी कि ये सपोर्ट है, ठीक है, ये डोरी है, ये आप डोरी को देख रहे हैं, स्ट्रिंग को, पेन है, फिर लोलक है एक, ठीक है, क्या है,
एक लोलक है इसमें, यही क्या है, लोलक है। लोलक का गोला जो है वो यही है, पेंडुलम बॉब, ठीक है। अब ये घूर्णी ड्रम है जो कि घूमते रहता है, ठीक है। ये क्या है, एक घूर्णी ड्रम है, रोटेटिंग ड्रम है, फिर चार्ट पेपर है, बस यही चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ से ये जो दोलन करता है, लोलक जो है ये दोलन करता है, और पेन उससे जुड़ा रहने के कारण क्या होता है, इस पर खांचे बनाता है, खांचे का निर्माण करता है। और इसी से सारा वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं कि किस प्रकार से इसकी तीव्रता है और कितना यह क्या कर सकता है, हानि कर सकता है हमारे लिए। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति, जो विज्ञान में और भी जो पैमाने होते हैं, यानी कि डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। डेसिबल से हम क्या मापते हैं, ध्वनि को मापते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हम देखते हैं कि रिएक्टर पैमाना रेखिक नहीं है, ठीक है। रेखिक नहीं है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की नाशी ऊर्जा के 1.5 गुनी अधिक नहीं है। क्या है, इस ऊर्जा से 1.5 गुनी ही अधिक नहीं है। वास्तव में क्या होता है कि परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ है 1000 गुनी अधिक विनाशकारी ऊर्जा, ठीक है। इसलिए क्या हम देखते हैं कि 6 परिमाण के किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। कितनी अधिक होती है, तो यह 1000 गुना अधिक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। इसका कहने का मतलब यही है कि आप यह समझ रहे हैं कि जो 6 परिमाण की भूकंप है वह क्या है, 4 परिमाण के भूकंप से क्या है, मतलब ये इसका नहीं है कि बस 1.5 गुना कम है या 1.5 गुना ज़्यादा है। 4 का है और 6 का है तो 4 से कितना 1.5 गुना ज़्यादा है। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है, इसके कहने का मतलब ये है कि 2 परिमाण यहाँ पे जब बढ़ रहा है, यानी कि 4 से 6 हो रहा है, तो वह कितना है, उससे 1000 गुना वह ज़्यादा विनाशकारी है। वो ऊर्जा जो है अधिक क्या होता है, 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भूकंप से बचाव, इससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो भूकंप आते हैं तो इनसे आप बचाव कैसे कर सकते हैं, इनसे किस तरीके से आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट अर्थक्वेक से, हम भूकंप से अपने आप को बचाव कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमने यह भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें, ठीक है। क्या करें, हम सावधानी को बरतें। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटके को सह सके। इनका डिजाइन इस तरीके का हो, ठीक है। तो उस डिजाइन में क्या कुछ करना चाहिए, आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी से इसे बनाना चाहिए, ठीक। क्या करना चाहिए, आधुनिक जो भवन निर्माण की तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करके इसको बनाना चाहिए। अब उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हों ताकि वे भूकंप निरापद हों, ठीक है। क्या हो, भूकंप को इस तरीके से इनके ढांचे हो, सरल हो कि इनको निष्क्रिय कर सकें, यानी कि इनको सह सकें, ठीक है, इनको बर्दाश्त कर सकें। अब हम क्या देखते हैं कि किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। इसमें क्या करना है, यानी कि ऐसे ही बस अपने से खुद से नक्शा तैयार किया और घर बना लिया, वैसे क्षेत्र में है तो आप ना करें। क्या करें, एक आर्किटेक्ट से, एक इंजीनियर से इसका सलाह ले, परामर्श करें, उसके बाद ही घर बनाएं। अब हम देखते हैं कि अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं होती है। क्या होती है, मतलब कि आपको अपने जो छत है उनको हल्का रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, वो गिरने पे अधिक क्षति नहीं होगी। अलमारियां इत्यादि को दीवार के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है। क्या होता है कि जो अलमारियां होती हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं, इनके साथ क्या कीजिए, दीवारों के साथ जोड़ दीजिए, इनको जड़ दीजिए ताकि ये एक आसानी से जुड़ी रहें और गिरे नहीं, ठीक है। अब क्या है कि दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तपाक यानी कि जो गीजर वगैरह होता है, जल तापक होता है आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी से रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिर जाए, ठीक है। ये भूकंप आए तो ये लोगों के शरीर के ऊपर ना गिर जाए। अब देखते हैं कि चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह आवश्यक है कि सभी भवनों, विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होना चाहिए, यानी कि कार्य करते रहना चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। क्या की है, इसने कुछ
जानकारियां विकसित की है। अब हम क्या देख, कुछ तकनीक भी उन्होंने विकसित की है। अब भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय आपको करना चाहिए। यदि आप घर में हैं, ठीक है, यानी कि इनसाइड द, यानी कि होम है, यानी कि हाउस है आप, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उस इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटके को रुकने तक वहीं पर रहें आप। झटका यानी कि जब तक है तब तक वहीं आप रुके रहें मेज के नीचे। अब ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, क्या करें, वहाँ अपने सिर का तकिया से बचाव करें। अपना जो सिर है उसका तकिया से बचाव करें, ताकि छत वगैरह और भी जो ऊपर से कुछ गिरते हैं उनसे आपके सिर की सुरक्षा हो सके। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिया से बचाव करें। यानी वो झटका इतना तेज हो सकता है कि उठते उठते आपके सिर पर प्रहार हो सकता है, ठीक है, या गिर सकता है वो। यदि आप घर से बाहर हैं, ठीक है, यानी कि जब आप घर से बाहर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहें, ठीक है। किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यहाँ पर आपको धरती पर लेट जाना है, वो लाइटनिंग की तरह नहीं कि संरचना बना करके बस बैठ गए। यहाँ भूकंप की स्थिति में बातें दूसरी हैं, आपको लेट जाना चाहिए। अब यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे, ठीक है, क्या करें, धीरे धीरे किसी खुला स्थान जो है उस पर पहुंचे। भू स्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें, यानी कि गाड़ी में ही रहें आप और बाहर ना निकलें, किसी खुले जगह पर रहें। अब हमने क्या कुछ सीखा उसका सारांश देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। अब कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है, ये हमें पता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्रमशः रिस्पेक्टिवली। तो अब हम देखते हैं कि रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर आवेश कहते हैं, जो रगड़ से उत्पन्न होते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो क्या होता है, विद्युत धारा बनती है। अब कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युत दर्शी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करना चाहिए, विद्युत दर्शी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं कि किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने से भू संपर्कण होता है। भू संपर्कण उसको कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं, भू संपर्कण कहते हैं, यानी कि भूमि से आप संपर्क करा रहे हैं उसकी, ठीक है। तो बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होते हैं। विद्युत विसर्जन के कारण क्या होते हैं, तड़ित उत्पन्न होते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि तड़ित आघात जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करते हैं। ये तड़ित आघात जो होता है जीवन तथा संपत्ति को नष्ट कर सकता है। इससे यानी कि जो भी आपको आघात पहुंचता है। अब क्या देखते हैं कि तड़ित चालक भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचा सकता है। जो तड़ित चालक है वह क्या कर सकता है, भवनों को उसके प्रभाव से बचा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहा जाता है, जो वाइब्रेशन होता है। अब भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। ये क्या होता है, भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव अभी नहीं हो सकी है। फिर हम यह देखते हैं कि पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को हम भ्रंश क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं, इनकी क्षति पहुंचा सकते हैं। हमें भूकंपों से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये सावधानी आप पढ़ चुके हैं कि क्या क्या है। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये सारा चैप्टर जो है हमारा समाप्त हो चुका है और आपने बहुत ही एकाग्रता से इस वीडियो को देखा है, समझा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।